ओके, चलें आपके लिए जो है मेज़रमेंट टेक्निक्स पर हम जा रहे थे। लास्ट टर्न से हम लोगों का जो चैप्टर चालू है वो आपका कौन सा है, सेकंड चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड एंड मेज़रमेंट का। तमाम सारे जो हमने टॉपिक ले लिए फिर मैं याद दिला दूं, मेज़रमेंट और उससे रिलेटेड मेज़रमेंट टेक्निक्स, सिंपल मेज़रमेंट टेक्निक्स की चर्चा की थी। आज हम कुछ खास टेक्निक्स की चर्चा करेंगे, कोपरनिकस एंड केपलर्स मेथड की, और अलावा इसके बात करते हो जाएंगे एवोगैड्रो हाइपोथेसिस और मेज़रमेंट ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर रेडियस, यानी बहुत लार्ज डिस्टेंसेस एंड वेरी स्मॉलर डिस्टेंसेस, इनका मेज़रमेंट हमारा आज का टारगेट रहेगा। और जब आप इस पर जाएंगे तो फिर से एक बार बताऊं, जो आपका सिलेबस था, मैंने कहा कहाँ चल रहा था सेकंड चैप्टर का, दैट इज़ द सिलेबस। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, नीड फॉर मेज़रमेंट, यूनिट ऑफ मेज़रमेंट्स ये हम पढ़ चुके हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, ऑल ऑफ दीज आर टॉट बाय मी इन डिफरेंट लेक्चर्स। देन लेंथ, मास एंड टाइम मेजरमेंट्स, इस प्रोसेस पर हम थे कहीं ना कहीं इस टॉपिक पर, हाउ टू मेजर दी लेंथ, मास एंड टाइम। नेक्स्ट जो अब इसके बाद हमारे टॉपिक आएंगे फिर वो आपके ऊपर क्या आएंगे, वो आपके आएंगे एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन, या फिर सिंपली कहलाते हैं एरर्स इन मेजरमेंट। लगभग आज का मैंने इस टर्न का फाइनल लेक्चर है इस टॉपिक का, जहां हम चल रहे थे मेज़रमेंट टेक्निक्स के ऊपर। और लास्ट टर्न पे हमने सबसे आखिरी में आपसे मेथड ऑफ पैरेलैक्स डिस्कस किया हुआ था। तो मेथड ऑफ पैरेलैक्स एक बार मैं इन शॉर्ट फिर से याद दिलाता हूँ। मेथड ऑफ पैरेलैक्स के लिए मैंने आपसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया था। मैंने कहा था होल्ड द पेन इन फ्रंट ऑफ योर आई विद रिस्पेक्ट टू सम बैकग्राउंड, किसी फोटो फ्रेम, घड़ी या विंडो के रिस्पेक्ट में सामने ऐसा कर लें। एक बार लेफ्ट आई क्लोज करें, राइट से देखो, फिर राइट क्लोज करो और लेफ्ट से देखो। ऐसा करोगे तो पेन आपको हिलता हुआ नज़र आएगा। एंड आई एम सेइंग हिलता हुआ नज़र आएगा, दैट मीन्स इट इज़ अ एपरेंट फिनोमेना, इट इज़ नॉट द रियल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो रहा है, केवल हल्का सा एपरेंट आपको नज़र आ रहा है। तो यही आपसे कहता था, द एपरेंट रिलेटिव शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो आपको एपरेंट शिफ्ट नज़र आती है, और क्यों आती है, ड्यू टू द चेंज इन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, यू आर चेंजिंग द ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट आई टू राइट आई, दैट इज़ कॉल्ड पैरेलैक्स। फिर मैंने आप ये वही एग्जांपल है पेन वाला, लास्ट मैंने कहा था जो आपका द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स, दैट मीन्स द एल आर, इट इज़ कॉल्ड द बेसिस, and the angle which is formed at the object that is known as the angle of parallax or parallactic angle। तो ये भी आपको क्लियर था। फाइनल मैंने कहा था हाउ दिस मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डिस्टेंसेस ऑफ द नियर बाई प्लेनेट्स, वेरी सिंपल। और सिंपल क्या आप करते हैं, इफ़ देयर इज एनी प्लेनेट लाइक दिस, देन दिस प्लेनेट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द अर्थ। आप अर्थ पे से दो अलग अलग पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। एक बार यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए टेलीस्कोप एंड मेजर दिस वर्टिकल एंगल विच इज लेट इट बी φ1। अगेन देन इट इज मेजर्ड सेवरल किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अनदर पॉइंट एंड अगेन दिस वर्टिकल एंगल φ2 इज मेजर्ड। आपने से मैंने लास्ट टर्न पे आप में से किसी ने जवाब दिया था, दिस एंगल एंड दीज विल बी एग्जैक्टली सेम बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। So it is clear that the total angle here that will be φ1 plus φ2, and this φ1 plus φ2 is the parallactic angle or the angle of parallax when observed from two different points A and B. The distance between the 2 points, ये जो आपका बीच का straight line distance है, that is known as the basis of the parallax। And how the distance is calculated, simply in the very starting of this chapter, this year हम लोगों ने हल्का सा बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा था। उसमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में हमने एंगल का इस साल का कंसेप्ट दिया हुआ था, मेजरमेंट इन रेडियन, द सर्कुलर सिस्टम ऑफ एंगुलर मेजरमेंट। और या फिर ड्यूरिंग द जब हम फंडामेंटल यूनिट्स डिस्कस कर रहे थे ऑफ द एसआई सिस्टम, देन देयर वाज अ यूनिट रेडियन फॉर द एंगल। वहाँ भी आपसे कहा था एंगल इज इक्वल्स टू आपका कितना आता है, तो एंगल इज इक्वल्स टू आता है इन सर्कुलर सिस्टम आर्क अपॉन रेडियस। तो आप देखें ध्यान से, दिस आर्क इज नोन टू अस बिकॉज पॉइंट सी एंड बी आर नोन टू अस, एंड दैट इज द रेडियस, लेट इट बी आर और एस, जो भी आप रखना चाहें। फॉर एग्जाम्पल हियर इट इज डिनोटेड बाई एस। देन एंगल इज मेजर्ड,
एंगल मालूम है, लेंथ ऑफ आर्क मालूम है, दैट मीन्स द रेडियस और द डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट इज कैलकुलेटेड ईजिली. सो दैट इज द मेथड. यही आपसे कहता है डिस्टेंट स्टार इज सिलेक्टेड, एंगल थीटा इज कॉल्ड पैरालैक्टिक एंगल. दोनों एंगल φ1 एंड φ2 है. एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, यानी एस इज इक्वल्स टू बी बाई थीटा. और जिससे आप कह सकते हैं थीटा कितना था टोटल दोनों का, φ1 प्लस φ2. आई होप सो इस मेथड में आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रही होगी. एक बार मैंने रिवाइज इसलिए कर दिया ताकि कुछ लोगों को कहीं डाउट रहा हो तो क्लियर हो जाए. आज का हमारा जो टारगेट था, ध्यान देखना, हम दो मेथड्स पे बात करेंगे. फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड कोपरनिकस मेथड एंड अदर वन इज कॉल्ड केपलर्स मेथड. कई बार आपके एग्जामिनेशन में आपको परेशान करेंगे. कोपरनिकस मेथड और केपलर्स मेथड बोथ आर यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट्स. लेकिन इनमें से एक मेथड आप इस्तेमाल करते हैं इन्फीरियर प्लेनेट्स के लिए और एक इस्तेमाल करते हैं सुपीरियर प्लेनेट्स के लिए. तो जैसे ही मैं कहता हूँ द कोपरनिकस मेथड इज़ यूज्ड फॉर द inferior planets and the Kepler's method is used for the superior planets. The first question which comes, what are the inferior and superior planets? Inferior superior planet क्या होते हैं? तो कुछ नहीं. क्या आपने ध्यान दिया? in the solar system there are 8 planets, मरकरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न एटसेट्रा. हम लोग कहीं बीच में खड़े हैं. अगर सन और पूरा सोलर सिस्टम देखा जाए तो हम कहीं ना कहीं कहाँ हैं, मिडवे. तो कुछ प्लेनेट अर्थ के कंपैरिजन में क्लोज़र टू सन है और कुछ हमसे बाहर भी हैं, अवे फ्रॉम अस. इन्हीं दोनों में से जो आपके पहले पढ़ते हैं उनको आप कहते हैं इन्फीरियर प्लेनेट्स, वाई द प्लेनेट्स विच आर फार अवे देन द अर्थ. जो बाहर वाले प्लेनेट हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? दे आर नोन एज द सुपीरियर प्लेनेट्स. और देखें ध्यान से, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो आप देखें कोपरनिकस मेथड, जो मैं पहली लाइन आपसे कह रहा था. कई बार कोपरनिकस मेथड के नाम से क्वेश्चन आता है, कई बार आता है सजेस्ट अ सूटेबल मेथड और डिस्क्राइब द सूटेबल मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ इन्फीरियर प्लेनेट्स. तो पहले तो हमें ये ध्यान आए कि इन्फीरियर प्लेनेट्स क्या थे, फिर हमें पता लगेगा वो मेथड कौन सा था. सो दैट्स द क्वेश्चन. दिस मेथड इज यूज फॉर टू मेजर द रिलेटिव डिस्टेंसेज ऑफ द इन्फीरियर प्लेनेट्स फ्रॉम द सन. अब जो हम बात कर रहे थे इन्फीरियर प्लेनेट्स क्या हैं, ये इन्फीरियर क्या है, तो आपसे जवाब दिया जाएगा द प्लेनेट्स विच आर क्लोजर टू द सन देन द अर्थ. जो अर्थ के कंपैरिजन में सन के ज़्यादा क्लोजर हैं आर कॉल्ड इन्फीरियर प्लेनेट्स. एग्जाम्पल आपके कौन से होंगे? मरकरी एंड वीनस, क्योंकि मरकरी तो वेरी फर्स्ट प्लेनेट है, सभी को याद होगा. क्या है, समझ में आता है. अब दूसरा सबसे बड़ा मैं आपको एक महान डिफरेंस बताता हूँ, वो याद रखिएगा. कभी कभार दोनों मेथड्स में डिफरेंस पूछ लिया जाता है और जो डिफरेंस पूछा जाता है उसलिए मैं आपको बताऊं, डिफरेंस आपका ये है कि पहली बात तो जो कोपरनिकस मेथड है, जब हम बात कर रहे हैं कौन से मेथड की, कोपरनिकस मेथड की, तो पहली बात तो आपको समझ में आएगा इट इज़ एप्लीकेबल फॉर इन्फीरियर, यानी हम कह सकते हैं इंटरनल प्लेनेट्स देन द अर्थ. और जो आपका केपलर्स मेथड अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा वो आपका किस में लगेगा, वो केपलर्स मेथड आपका लगेगा सुपीरियर, यानी हम कह सकते हैं एक्सटीरियर प्लेनेट्स. एक्सटीरियर भी आप कह देते हैं. नेक्स्ट ध्यान देखना, सबसे खास बात है कोपरनिकस ने ये मान के चलता था कि द ऑर्बिट्स ऑफ द प्लेनेट्स, और अगर किसी ने 9th पढ़ा हो उसे याद हो तो 9th की NCERT में बगल में केपलर्स लॉज आते थे और हम लोग 9th में पढ़ाते भी थे. आए देखें ध्यान से, कोपरनिकस सिंपल सी चीज़ मान के चलता था. कोपरनिकस ने एज्यूम किया था द ऑर्बिट्स ऑफ द प्लेनेट्स आर सर्कुलर इन नेचर. कोई मुझे बताएगा केपलर ने क्या एज्यूम किया था? एलिप्टिकल ऑर्बिट की थी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं. और केपलर ये मान के चलता था, ध्यान देखना, केपलर्स लॉज आर देयर इन द 9th. हम इन्हें दोबारा डिस्कस करेंगे इन 11th ऑल्सो, इसलिए मैंने कई बार कहा भी 9th 10th में जो आप पढ़ रहे थे कंप्लीट है, रिपीट हो जाता है, तो बेहतर है अच्छे से पढ़िएगा 11th को. केपलर जो है, ध्यान देखना, केपलर अपनी ऑर्बिट्स मान के चलता है एलिप्टिकल. सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू. आओ पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम कोपरनिकस मेथड की बात करते हैं. काम करें मेरे साथ साथ चलते जाएं. एक सिंपल हेडिंग डाल दीजिएगा कोपरनिकस मेथड. चले हम लोग रिटर्न वर्क भी साथ साथ निपटाते जाएं तो फुर्ती से हम लोग बढ़ जाएंगे. एक हेडिंग डाल दीजिएगा कोपरनिकस मेथड.
कॉपी पेन लिए सब बैठे हैं ना रोज की तरह? यस सर। बस इसमें डैश मार के लिख दिएगा यूज्ड टू मेजर द रिलेटिव डिस्टेंसेज, यूज्ड टू मेजर द रिलेटिव डिस्टेंसेज ऑफ द इंफीरियर प्लेनेट्स। मैंने इसलिए कहा क्योंकि एक एक लाइन पे हम चलते आएंगे, समझ में आते आएंगे, आप लिखते आएंगे, हम जल्दी समझ में आ जाएगा। क्या आपने लिख दिया? यूज्ड टू मेजर द रिलेटिव डिस्टेंसेज ऑफ द इंफीरियर प्लेनेट्स। ठीक है, फ्रॉम द सन तो कर ही लेंगे, इंफीरियर प्लेनेट्स मेन ये लिख दें। अब फिर इसके नीचे आप एक काम करेंगे, इंफीरियर प्लेनेट्स क्या है ये भी तो बताओगे, तो उसके आगे बता दीजिएगा पैराग्राफ चेंज करके, द प्लेनेट्स विच आर क्लोजर टू द सन। और सामने दिख रहा होगा, आई होप सो स्क्रीन सभी को साफ नज़र आती है ना भैया? क्यों वाल को स्क्रीन साफ साफ नज़र आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं आती? ठीक है, तो ये इंफीरियर प्लेनेट्स का भी लिख दो, द प्लेनेट्स विच आर क्लोजर टू द सन देन द अर्थ आर कॉल्ड इंफीरियर प्लेनेट्स। वैसे मैं बोल भी देता हूँ, एग्जाम्पल अपने पास दो ही हैं क्योंकि थर्ड नंबर पे तो अर्थ इट सेल्फ है। सो द टू एग्जाम्पल्स आर द मरकरी एंड वीनस। ठीक है, क्या ये लाइन आप सबने कंप्लीट कर दी? अब इसके बाद नीचे आप बताइएगा, कोपरनिकस एज्यूम्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स फॉर दीज प्लेनेट्स। नेक्स्ट एक लाइन बता देंगे, कोपरनिकस एज्यूम्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स फॉर दीज प्लेनेट्स। फिर भी किसी का लिखने को छूट जाए, एक आध कोई सेंटेंस छूट जाए तो मैं पेज का वो डाल देता हूँ शीट, उससे लिख लेना, ठीक है ना? कई बार की ज़्यादा लगता है हमारा इतना सा रह गया, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि आपको मैक्सिमम फैसिलिटीज़ मिल जाएँ। आए अब हम जहाँ फोकस करते हैं वो ये आपका डायग्राम है, इस डायग्राम पर फोकस करें। अब इस डायग्राम को आराम से बनाएं, पहले आप बना दें फिर मैं इसको समझाऊंगा मज़े से। ठीक है, मज़े से बना दो ताकि फिर मैं इसमें हाथ पैर चला सकूं। और इस सन की फ़ोटो तो ऐसी बन गई जैसे कोरोना वायरस बन गया हो लाल वाला। चल आराम से बना दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। और एक आध लोगों को मज़े से बना लेने दो। ठीक है, फिर मैं इसको बताता हूँ आपने बनाया क्या है, बस उसमें कुछ नहीं करना था दो। ठीक है, आप ज़रा ध्यान देखें हम क्या बात कर रहे हैं, और जिसका थोड़ा बहुत छूट गया हो फिर उसके बाद बनाते आना। ठीक है, बहुत ध्यान से मुझे देख लो, और फिर भी छूट जाए तो मैंने कहा PDF सेंड कर दिए ग्रुप में, उससे बना लेना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। सबसे पहले देखें हम जहाँ बात कर रहे थे वो ये है कि इट इज़ द सन। पहली चीज़ जो हमने ली थी, केपलर एज्यूम्ड द सर्कुलर ऑर्बिट्स फॉर द प्लेनेट्स। केपलर ने कौन सी ऑर्बिट्स एज्यूम की थी? सर्कुलर ऑर्बिट। और कौन से प्लेनेट्स की बात कर रहा है? इन्फीरियर, या हम कह सकते हैं इंटरनल। इंटरनल का मतलब है, ध्यान देखना, मैं मान के चलूँगा लेट दिस बी द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। ये ऑर्बिट किसकी? ध्यान देखना, ये ऑर्बिट अर्थ की हम जो इस समय बना रहे हैं, ध्यान से मुझे देखते हुए चलिएगा। ये जो मैंने सर्कल ग्रीन कलर का लिया हुआ है, ये आप किसको मेंशन कर रहे हैं? तो ये आप मेंशन कर रहे हैं, चलो यहाँ अर्थ वैसे लिखा भी है, दिख रहा होगा, फिर भी नहीं किसी को दिख रहा हो ना, बड़ा ई लिख दिया, इतना लंबा चौड़ा मोटल्ला। आओ अब हम एक सेकंड ऑर्बिट की चर्चा करते हैं इस बात। सेकंड ऑर्बिट, ध्यान देखना, जिस प्लेनेट का आप डिस्टेंस निकालेंगे वो इन्फीरियर है, वो अर्थ के इनसाइड होगा, आउटसाइड नहीं हो सकता। कहाँ होगा? इनर होगा, या तो वीनस होगा या मार्स होगा। तो चलो जैसे हमने उसकी भी ये सर्कल उसका ही बना लिया, बन गया। और ये मान लिया, ये मैंने कहा ये है आपका प्लेनेट। ठीक है, वाइट कलर बढ़िया नज़र आ रहा है मीटिंग में? ठीक,
अब ध्यान से देखेंगे, ये हमने पहली बात तो ये आपको प्लेनेट नज़र आ गया होगा, ज़्यादा है तो मैं इस पी को थोड़ा मोटा कर देता हूँ, अभाव दिखने लगा। वी आर टेकिंग दिस प्लेनेट, इसका हमें डिस्टेंस निकालना है। हम एक काम करते हैं, बहुत ध्यान देखना, यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन आएगी और उस डेफिनेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपका कहीं पर भी अर्थ है तो ध्यान देखना, एक लाइन हम लेते हैं, एक डायरेक्शन हम लेते हैं अर्थ टू सन। ये जो लाइन है ध्यान देखना, ये कहलाती है आर ई एस, और रेस मत पढ़ देना, ई और एस सफिक्स में यहाँ दिख भी रहे होंगे। आर ई एस का मतलब है अर्थ टू सन, एक लाइन लें। ऐसे ही एक लाइन आप लीजिएगा, ध्यान से देखें, अर्थ से प्लेनेट की तरफ, यानी अर्थ से हम दो लोगों के डायरेक्शन देखेंगे। अर्थ से हम किन दो लोगों के डायरेक्शन देखेंगे, ये आपका पी मतलब प्लेनेट टू अर्थ, और एक अर्थ टू सन। इन दोनों के आप डायरेक्शन देखिएगा। जब आप इन दोनों के डायरेक्शन देखते हैं तो ये जो आपका एंगल बन रहा होता है बीच में, बढ़िया, ये एंगल जो है ये एक ख़ास एंगल है, ये लेटर आता है, ये लेटर कहलाता है, किसी को इस लेटर का नाम याद है? एप्सिलॉन, बिल्कुल सही अभिषेक, ये कहलाता है एप्सिलॉन, एप्साइलॉन। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में एक आध लोग इधर उधर कर सकते हैं, बट है यही, है ना। और ये तो लेटर का नाम ध्यान रखना। और ये एंगल हमारे लिए कहलाता है, इसको हम कहते हैं एलोंगेशन ऑफ प्लेनेट। क्या है, मेरी बात समझ में आती है? जब हम एलोंगेशन ऑफ प्लेनेट या एप्सिलॉन मेज़र करते हैं, ध्यान रखना हम इस एप्सिलॉन को किस समय मेज़र करते हैं, हम उस समय मेज़र करते हैं जिस समय आपका यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब समझ में आ रहा होगा, प्लेनेट टू सन और अर्थ टू सन ये आपस में कैसे हो, या सिंपल कह दिया जाए प्लेनेट किधर हो, परपेंडिकुलर पोजीशन में हो, नॉर्मल पोजीशन में हो। उस समय आप ये मन में मान के चलिए कि हम ये एंगल मेज़र करेंगे। कौन सा एंगल? एलोंगेशन। एलोंगेशन मतलब अर्थ पे खड़े हो गए, हमने देखा वेयर इज़ द सन एंड वेयर इज़ द प्लेनेट, विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप, दैट इज़ सन, दैट इज़ प्लेनेट। तो बीच का एंगल हमारा टेलीस्कोप से कैलकुलेट हो जाएगा। तो बस ये एंगल हमें कैलकुलेट करना है और इस बात कुछ नहीं करना है। 10th की ट्रिग्नोमेट्री में चले जाइएगा, ध्यान से देखिएगा, 1 सेकंड में हो सकता है समझ में आए, और उसके बाद आगे डिटेल में चलेंगे तो आएगा ही। क्या आपको ऐसा ध्यान है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ध्यान देखें, जब आप साइन एप्सिलॉन, जो भी एंगल है, इस एप्सिलॉन की बात करो, चलो अभी सुविधा के लिए थीटा कह देता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल्स टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। अच्छा, कोई मुझे बताओ, क्या ये डिस्टेंस किसी को याद है? ये डिस्टेंस कितना होता है अर्थ टू सन? चलो कोई बात नहीं, नहीं याद है तो एक छोटी सी बात बताऊंगा। फिज़िक्स की क्लासेस को पढ़ते ज़रूर रहना ध्यान से, और पढ़ते का मतलब सिर्फ नोट्स बना बना के मत रखते रहना। जो आप प्रैक्टिकल यूनिट्स पढ़ रहे थे उसमें आपसे कहा गया था एक यूनिट होती थी फॉर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस, वेरी लार्ज डिस्टेंसेस हम इस्तेमाल करते थे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 × 10⁻11 मीटर, या एग्जैक्टली कहोगे तो 1.49 था, उसको 1.5 लेंगे। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट था, ये हमें मालूम है। अब जो मैं करता साइन एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, चूँकि ये वैल्यू हमें मालूम है, इसका मतलब प्लेनेट टू सन डिस्टेंस निकल जाएगा विद द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। अब ऐसे ही ज़रा आप यहाँ पे कॉस एप्सिलॉन है, मैं थीटा पढ़ रहा हूँ फॉर कन्वीनियंस, कॉस थीटा ज़रा देखिएगा, कॉस थीटा होगा बेस और अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर मैंने कहा कॉस थीटा की वैल्यू हम चेक कर लेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज में हाइपोटेन्यूज हमें मालूम ही है 1 AU, या जो हम कहते हैं 1.5 वाला मामला। तो आपका ये बेस भी कैलकुलेट हो जाएगा, यानी प्लेनेट टू अर्थ डिस्टेंस। अब नहीं समझ में अगर एक आध किसी को आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पार्टली भी समझ में आया हो तो पहले देख लें। क्या इतनी मोटी तौर पे चीज़ें समझ में आ गई? दैट इज सन, ये इंफीरियर प्लेनेट का ऑर्बिट, ग्रीन वाला अर्थ का ऑर्बिट, और बीच का जो एंगल है अर्थ से प्लेनेट और अर्थ से सन, प्लेनेट और सन इन दोनों डायरेक्शंस के बीच का जो एंगल है, इसको हमने नाम दिया है एलोंगेशन। क्या इतनी कहानी सभी को क्लियर है? हाँ ना बताएं। यस सर।
ठीक है। एक बार मैंने प्रयास किया, अभी मैं दोबारा प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा आराम से सुने, कोई जल्दी नहीं, 11th है, मस्ती से चलिए, ठीक है ना, जल्दबाजी मत कीजिएगा। बढ़िया। और अगर इतना समझ में आता है तो बस यहाँ से हम बात करते हैं। देखें यहाँ से सबसे पहली चीज़ मैंने क्या कहा, द एंगल फॉर्म्ड एट अर्थ, अरे बिटवीन द अर्थ प्लेनेट डायरेक्शन एंड द अर्थ सन डायरेक्शन इज कॉल्ड द प्लेनेट्स एलोंगेशन। यही कह रहे थे, अर्थ से प्लेनेट कहाँ है, सन कहाँ है, इन दोनों डायरेक्शंस का जो एंगल है, इन दोनों डायरेक्शन का एंगल, ये कहाँ है, ये कहाँ है, दोनों डायरेक्शन का एंगल क्या होगा, दैट विल बी एप्सिलॉन, यानी कि ये कहलाता है एलोंगेशन। तो बस छोटी छोटी चीज़ों को लिखते जाइए ताकि मैंने कहा आपको क्लियर होती है। लिख देंगे द एंगल फॉर्म, लिख दो कॉपी में, एंगल फॉर्म्ड एट अर्थ बिटवीन, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन यही बन जाते हैं और इसी में आप अटकेंगे। बिटवीन द अर्थ प्लेनेट डायरेक्शन एंड द अर्थ सन डायरेक्शन is called the planet's elongation। क्या इतना लिख दिया। अब मैंने आपसे कहा था जिस समय आप क्या लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, 90 का एंगल लेंगे, उस समय जाएंगे, आ जाइएगा एक नेक्स्ट लाइन नीचे लिख दीजिएगा। नीचे आप लिख देंगे व्हेन द एलोंगेशन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एप्सिलॉन, ठीक है। एज इन द फिगर की ज़रूरत नहीं है, वो तो तुम्हें समझाने के लिए लिखा गया था। द प्लेनेट अपीयर्स फारदेस्ट फ्रॉम द सन, द एंगल सबटेंडेड बाय द सन एंड द अर्थ इज़ 90 डिग्री। अगली दो लाइनें ऐड कर दें जो मैंने येलो से मार्क की हैं। व्हेन द एलोंगेशन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, जब एलोंगेशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, द प्लेनेट अपीयर्स फारदेस्ट फ्रॉम द सन, और उसके नीचे येलो वाली अंडरलाइन जो मैं कर रखा है वो लिख दीजिएगा। द एंगल सबटेंडेड बाय द सन एंड द अर्थ एट द प्लेनेट इज 90 डिग्री। बस जो आप फिगर बना रहे हैं उसी का डिस्क्रिप्शन है। जैसे ही आप इसको लिखें मुझे बताइएगा, मैं वापस एक बार आपको फिगर में इस चीज़ को दिखाऊंगा। ठीक है, एक सेकंड के अंदर फिगर में फिर से दिखा देता हूँ। लिख दिया सभी ने? यस सर। ठीक है, देखो ध्यान से, ये रहा आपका जो फिगर कह रहे थे। जब एलोंगेशन मैक्सिमम होगा यानी आपका प्लेनेट बिल्कुल फारदेस्ट जगह होगा, तो उस समय क्या होगा, प्लेनेट पर अर्थ और सन दोनों जो एंगल फॉर्म करेंगे वो एंगल कितना हो जाएगा, वो एंगल आपको नजर आ रहा होगा, वो एंगल है 90 डिग्री है। बस इस समय मैंने कहा था कुछ मत कीजिएगा, एक बार साइन थीटा ले लीजिएगा। और साइन थीटा देखते हैं, साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर दिख रहा है RPS अपॉन, ये दिख रहा है, बड़ा बड़ा लिख दिया है मैंने, RES इसलिए बड़ा लिख दिया था कि जो फिगर में नहीं दिख रहा हो। वैसे PSES का मतलब सीधा है, PS मतलब प्लेनेट टू सन और ES मतलब अर्थ टू सन। बस अगले स्टेप में जाएं, देखें ध्यान से, यही हम कह रहे हैं। अगले स्टेप में जाइएगा, नीचे बताइएगा नाउ साइन एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू, इस स्टेप पे आ जाए। नाउ साइन एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू RPS अपॉन RES। ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो वैसे ही समझ में आ रहा है ना। PS है प्लेनेट टू द सन, P और S इसलिए तो लिए हैं। ES का मतलब क्या, अर्थ टू सन। सीधा यहाँ चले जाओ, सीधा कर लो जरा। RPS बराबर कितना हो जाएगा, RES साइन एप्सिलॉन हो जाएगा। और जैसे ही आपने दो लाइनें लिखी, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने बताया था अर्थ टू सन डिस्टेंस इट इज़ यूज्ड एज ए यूनिट, इट इज़ कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये 1 है, 1 AU हो गया, ये 1 AU हो गया। तो बस आपको साइन एप्सिलॉन की वैल्यू चाहिए जितनी भी हो, इसलिए आपका RPS इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, साइन एप्सिलॉन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो भी हो, 0.5 AU, 0.2 AU, 0.7 AU, वो डिपेंड करेगा जो भी वैल्यू हो, सही है ना, वो तो एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा। कर दें दो लाइनें और, एक साइन एप्सिलॉन दिखा दिया होगा, एक RPS दिखा दें।
अब कोई समस्या किसी को? ठीक, एक और चीज़ फिर आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देखें। कर दिया यहाँ तक सभी ने? कोई रह गया हो तो बता देना भाई, एक आध रह जाए तो बता दिया करो, क्या है कई बार समझ में नहीं आता। ये हमने कौन सा निकाल लिया है? प्लेनेट टू सन निकाल लिया है। बाय द वे माने चलो कोई ये जानना चाहे कि इस समय प्लेनेट टू अर्थ डिस्टेंस कितना था, तो कैसे निकालोगे? कुछ नहीं, ध्यान देखो, अभी तुम साइन एप्सिलॉन कर रहे थे, यहाँ साइन एप्सिलॉन की जगह आप कर दें कॉस एप्सिलॉन। आओ देखो ध्यान, वही फिर दिखा देता हूँ। अगर आप कॉस एप्सिलॉन निकालेंगे तो कॉस थीटा कितनी होती है? कॉस थीटा होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस का मतलब बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, पीई अपॉन आर ई एस। फिर आपको मालूम है आर ई एस बराबर कितना होता है? ये होता है, ये तो याद है, ये तो मैंने कहा अर्थ टू सन का डिस्टेंस तो आपको याद ही होना चाहिए। अब चले आओ आर पी, ध्यान देखो तो हमारा मिल गया। आर पी इज इक्वल्स टू कितना? ये है, अरे इसका मतलब आपका आर प्लेनेट टू अर्थ कितना डिस्टेंस है इस समय? ये है आपका इतने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इतने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से मतलब फॉर एग्जांपल 1/2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1/√2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, या कोई और वैल्यू जो मैं कह रहा था 0.5, 0.6, 0.7 समथिंग AU, ये आपके डिस्टेंस आ जाएंगे। चाहे तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। ठीक, कर दें मज़े से। ठीक, बढ़िया। तो ये सभी को समझ में आ गया, ऐसा मेरा मानना है। बढ़िया। ये था आपका कौन सा मेथड? ये था कोपरनिकस मेथड, जो इसी नाम से आएगा। आराम से आप इसका फिगर बना के पूरा बता के कौन से मेथड, कौन से प्लेनेट्स के लिए एप्लीकेबल है, क्या उनके एग्जाम्पल है, सारा एक्सप्लेन मज़े से कर दीजिएगा। आइए अब हम एक और तरफ बढ़ते हैं, और अब हम जाएंगे इसके बाद आपके अगले पर, और अगला है आपका केपलर्स मेथड। ये किसके लिए लगेगा जो हम बात कर रहे थे? ये लगेगा सुपीरियर या एक्सटीरियर के लिए। सुपीरियर एक्सटीरियर कौन से होंगे? जो बाहर साइड होंगे, जिनका डिस्टेंस ग्रेटर होगा। अगली एक हेडिंग डाल दो, केपलर्स मेथड डाल दो फुर्ती से, फिर चलते आते हैं फुर्ती से। केपलर्स मेथड में आप बता दीजिएगा फॉर सुपीरियर और एक्सटीरियर प्लैनेट्स, बताते हैं साथ में। यहाँ पे अप्लाई करेंगे सुपीरियर या एक्सटीरियर प्लैनेट्स के लिए। फिर वही सवाल, कौन से हैं सुपीरियर प्लैनेट्स? तो बता दीजिएगा द प्लैनेट्स विच आर फार्दर फ्रॉम द सन देन द अर्थ, जो ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं, आर कॉल्ड सुपीरियर प्लैनेट्स। मेरे ख्याल एक आधा एग्जाम्पल तो आपको याद ही होंगे, जुपिटर, सैटर्न वगैरह। चाहो तो 3-4 लिख सकते हो, है ना। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। बढ़िया, इतना लिख दें और फिर मुझे बोलें, देन आई विल मूव फर्दर। डन? यस सर, डन। ठीक है, बढ़िया। आए अब इसमें एक काम कीजिएगा, पिछली बार मैं कह रहा था जो आपका कोपरनिकस था उसने कैसी ऑर्बिट एज्यूम की? नहीं, सर्कुलर। आपके केपलर ने एज्यूम की हुई है एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो इसमें नीचे आप लिख दीजिएगा केपलर एज्यूम्ड। चलो मैं इस पर स्पेलिंग भी लिख दूँ, केपलर एज्यूम्ड एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। केपलर एज्यूम्ड एलिप्टिकल ऑर्बिट्स फॉर द सुपीरियर प्लैनेट्स। अब एक छोटी सी बात बताते हैं। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ बताऊंगा आपको, ये ऑर्बिट होती कैसी है, ध्यान से देखें। इस ऑर्बिट का आपका शेप होता है, दिख रहा है साफ साफ, ये हो गया आपका एलिप्स। अब अगली खास बात करेंगे, जब आप इस एलिप्स पर जाते हैं तो इस एलिप्स में जो आपकी दो चीज़ें आएंगी, उन पे जाएंगे। सबसे पहले मैंने कहा
एक लाइन ध्यान देखिएगा ये जाती है और एक लाइन हमारी जो है वो ये जाती है। दो जो लाइनें, इन दोनों लाइनों के आपको नाम बता देता हूँ, बहुत ध्यान से देखें। इनमें से आपका ये वाला एक्सेस जो है ये कहलाता है आपका मेजर एक्सेस, ये मेजर एक्सेस ऑफ द इलिप्स है। ये वाली जो एक्सेस है वो समझ में आ रहा होगा, छोटी है तो ये कहलाती है द माइनर एक्सेस ऑफ द इलिप्स, दैट इज़ द सेंटर ऑफ इलिप्स, एंड देयर आर टू स्पेसिफिक पॉइंट्स। ये दो स्पेसिफिक पॉइंट्स आपके कहलाते हैं फोकस ऑफ द इलिप्स। तो एक काम करें, एक छोटा सा फिगर बना दें, ठीक है। लाइन थोड़ी सी मेरी टेढ़ी हो गई है, उसको तुम सीधी रखना, है ना। एक आध कहेगा सर आपने टेढ़ी बनाई थी, हम नहीं बनाई। बना दो एक छोटा सा एलिप्स, दो एक्सेस दिखा दो, एक मेजर एक्सेस एक माइनर एक्सेस। बना दिया। अब ये याद रखिएगा, जो केपलर ये अज्यूम करता था कि द सन इज सिचुएटेड ऑन एनी वन ऑफ द फोकस, किसी में इधर और किसी ऑर्बिट में इस साइड आपका सन होगा। फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं ये रहा आपका सन, ठीक है ना। और प्लेनेट कहाँ होगा, तो प्लेनेट नॉर्मल यार, प्लेनेट तो ऑर्बिट में ही होगा, प्लेनेट कहाँ जाने वाला है। ये हो गया आपका प्लेनेट। अब एक काम करें, सन और प्लेनेट दोनों दिखा दें मज़े से, इससे आपको अंदाज रहेगा हम क्या बात कर रहे हैं। प्लेनेट रिवॉल्व्स इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट, सन इज प्रेजेंट ऑन एनी वन ऑफ द फोकस। ठीक, आई होप सो ये बना दिया होगा लोगों ने। क्या रह गया कोई बेचारा? सर बना लिया। चलो ठीक है। सुयश अग्रवाल बन गया? अरे सुयश अग्रवाल कहाँ गायब हो गया? बिल्कुल, यस सर, ठीक है। आ जाए। तो अब हम चलते हैं मज़ेदार बातों में। सबसे पहले देख लें ध्यान से, केपलर एज्यूम्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये तो हमने लिख ही दिया था। अब हम बात करते हैं केपलर्स थर्ड लॉ की। केपलर्स थर्ड लॉ चलो बाद में देखेंगे, पहले एक नॉर्मल सी चीज़ बताओ, तुम में से किसी को याद है द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ मरकरी इज़ 89 डेज। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ मरकरी इज़ 89 डेज़ का मतलब समझ में आता है, मरकरी लगभग 3 महीने, 89 डेज 90 डेज यानी 3 मंथ। इट कम्प्लीट्स वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। अर्थ का टाइम पीरियड है आपका 365 डेज, और जो आप नेपच्यून सरीखों में जाते हैं सो इट बिकम्स 176 ईयर्स। कोई मुझे बताएगा इतना डिफरेंस क्यों हो जाता है यार? कहाँ 3 महीने, कहाँ साल भर, कहाँ 150 साल? हाउ दिस डिफरेंस इज देयर? सर दूरी के हिसाब से रहता है, डिस्टेंस दूरी के हिसाब से होता है डिस्टेंस, सही कह रहे हैं, सही है। जितना डिस्टेंस आप बढ़ाते जाएंगे, जितना आपका रेडियस बढ़ता जाएगा, डेफिनेटली द साइज ऑफ ऑर्बिट विल आल्सो इंक्रीज। दैट्स व्हाई द प्लेनेट विल टेक मोर एंड मोर टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। आई होप सो दिस कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर टू यू। नाउ द कंसेप्ट इज व्हाट इज द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द टू। एक रफ आइडिया कहा जाए, रफ आइडिया आपसे कहता है कि आपका टाइम पीरियड और जो आपका डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस, अभी हम आर इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर मैं ए इस्तेमाल करूँगा। टाइम पीरियड और आर आपके डिस्टेंस कैसे होने चाहिए? प्रोपोर्शनेट। नाउ द एक्चुअल मैथमेटिकल रिलेशन प्रूव्ड बाय द केपलर्स लॉ एंड केपलर्स थर्ड लॉ, एंड डोंट वरी वी विल प्रूव इट। It is in detail in our 11th syllabus. There is a chapter called Gravitation and Motion of Satellites. In that chapter we will discuss the Kepler's law in detail and of course we will prove it. But here हम क्या कर रहे हैं, कन्वीनियंस के लिए डायरेक्टली ले रहे हैं, दैट वाज द केपलर्स थर्ड लॉ। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कौन सा लेते हैं तो ध्यान देखना, डिस्टेंस आप लेते हैं सेमी मेजर एक्सेस, और सेमी मेजर एक्सेस लेते हैं, बढ़िया अभी तो टाइम है अपने पास, तो कोई पूछेगा सेमी मेजर एक्सेस क्या है तो मैं ये भी बता दूं। ये दिख रहा था मेजर एक्सेस है, सेमी मतलब समझ में आ रही होगी बाई पार्ट,
हाफ। तो सेमी मेजर एक्सिस, चलो मैंने फिगर में ही दिखाया था, ध्यान रखना ये है सेमी मेजर एक्सिस। फिगर का अपना बना दो, फिगर जो बनाए बैठे हो उसमें ऐसा और दिखा दो। दिख गया होगा, मेजर एक्सिस तो दिख ही रही थी, सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू दिख गई होगी ए एंड ए। बना दो फुर्ती से साथ, बढ़िया। बिगर रेडियस ऑफ ऑर्बिट, सही कह रहे थे माधव सिंह जी। और एक काम करना, ये सेमी माइनर भी बता देता हूँ ना, जब इतना बताया है तो इतना और सही। और इतना दिख ही रहा होगा, मेजर को ए से लिख रहे थे तो माइनर को अपन काय से लिखें, स्मॉल बी से लिख दो, ठीक है ना। तो दोनों दिखा दीजिएगा, एक आपकी, इससे आपके मैंने कहा थोड़ा सा एडिशनल बता दिया, आपको एक चीज़ क्लियर रहनी चाहिए, बढ़िया है। दिखा दो उसी में डिस्टेंस, फिगर तो बना ही हुआ है ना, दोबारा मत बनाने लगना, उसी में दिखा दो फुर्ती से, ए एंड ए और बी एंड बी। बना दिया ए एंड ए, बी एंड बी, ये मेजर एक्सिस, इट इज़ द सेमी मेजर, हाफ ऑफ दैट, एंड सिमिलरली सेमी माइनर। ओके, डन। Yes, sir, done. Yes, sir. बस अब ध्यान रखना, जो हम कह रहे थे डिस्टेंस, तो ये सवाल था विच वन डिस्टेंस, क्योंकि इलिप्स है, इट इज़ नॉट अ सर्किल, कहीं डिस्टेंस ज़्यादा है कहीं कम है। सो डिस्टेंस इज टेकन ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, दैट मीन्स द ग्रेटर एक्सिस। तो ये आपसे कहता है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनेट ए क्यूब। बस तो अब एक काम करें, छोटा सा काम कर दीजिएगा, अब आप लिख दीजिएगा यहाँ से, इसमें आप नीचे लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू, यहाँ से चले आना, अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। और अगर मीटिंग एंड हो तो दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चले आए, इतना मैंने अंडरलाइन किया, अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, थर्ड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड of the revolution of a planet around the sun is proportional to cube of the semi major axis of a planet around the sun is proportional to the cube of the semi major axis, that is t square proportionate a cube. ओके, अब एक छोटा सा काम करेंगे बस, और वो आप काम क्या करेंगे, नीचे आप बताइएगा इफ T1 एंड T2 आर पीरियड्स ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ टू प्लेनेट्स, नीचे आप बढ़ जाएंगे, इफ T1 एंड T2 आर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ टू प्लेनेट्स and A1 and A2 are their respective semi major axis, then मीटिंग एंड होते समय मैंने कहा था आप इस लाइन पर थे, T1 एंड T2 आर पीरियड्स ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ टू प्लेनेट्स, दो प्लेनेट्स के हमने आपने मान रखे हैं पीरियड्स ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है, T1 T2, और आगे चले आएगा, एंड A1 एंड A2 आर देयर रिस्पेक्टिव सेमी मेजर एक्सिस। A1 और A2 उनकी क्या है, सेमी मेजर एक्सिस हैं। फिर क्या होगा, फिर मैं याद दिला दूंगा एक सेकंड में, बस यहाँ तक जब आप लिख दें तब मुझे बताइएगा। द लास्ट लाइन जो हम लोगों ने बीच में छोड़ी थी, T1 एंड T2 आर पीरियड्स ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ टू प्लेनेट्स एंड A1 and A2 are their respective semi major axis, then कर दिया इस लाइन तक, Yes, sir. ठीक है। आओ तुम्हें एक छोटी चीज़ याद दिलाता हूँ, 10th का एक क्वेश्चन याद दिलाता हूँ, तुम्हें जल्दी याद आएगा। 10th में जब आप थे, आप एक इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ते थे R प्रोपोर्शनेट L अपॉन A, ये याद आता है। और इसको मैं आगे आपके लिए कहता था, अगर इफ़ R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, दैट मीन्स द रेशियो ऑफ, इन केस ऑफ टू रेजिस्टेंसेस, इस टाइप्स नहीं आता था, लेंथ इज स्ट्रेस्ड, लेंथ इज दिस मच, देन एरिया इज दिस मच, आपको याद आएगा प्रोपोर्शनेट का रेशियो और प्रोपोर्शन का ये मेथड हमने लास्ट ईयर 10th में
अभी फरवरी मार्च में यूज़ किया है। व्हाट इज़ दैट, R1/R2 इज इक्वल्स टू कितना होगा, L1/L2, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट A2/A1 एज इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ज़रा बताएं कितनों की 10th की याददाश्त वापस आ गई? यस सर। नहीं आई किसी की? बाकी सोच रहे होंगे हम 10th में कब थे, हमें यही नहीं याद आ रहा है। चलो ठीक है, क्योंकि मैं ये कहने वाला था, जब आपको याद आएगा ध्यान देखें, T² प्रोपोर्शनेट R³ है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा, कोई सी भी दो प्लेनेट हैं, द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ देयर टाइम पीरियड, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो इट विल बी A1³ अपॉन A2³। अब मुझे ध्यान से सुनना, फिर बाद में लिखना। आप पूछेंगे इसका इस्तेमाल हमने क्यों किया है, बिकॉज वी नो द टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ। जैसे यहाँ ये केस होता था इस क्वेश्चन में हमें, द रेजिस्टेंस ऑफ वन वायर वॉज गिवन, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 5 ओम, 10 ओम एट्सेट्रा, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंड वायर। फिर आगे क्या था, लेंथ इज 2L, एरिया इज A/2 एट्सेट्रा, वॉट एवर मे बी द गिवन कंडीशंस, बट एट लीस्ट डाटा ऑफ फर्स्ट शुड बी नोन टू अस। यहाँ ध्यान देखो, इन केस ऑफ द अर्थ T1 इज नोन टू अस, T1 दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ। आप पहला प्लेनेट अर्थ माने, दैट इज नोन टू अस 365 डेज, एंड A1 इज नोन टू अस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अभी भूल गए होंगे, तो जब ये मालूम है तो किसी भी दूसरे प्लेनेट का अगर आप टाइम पीरियड या डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहें तो इससे आराम से हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन याद दिलाया था, ये मेथड यहाँ काम करता है। तो बता दें बस, ख़त्म। अगले स्टेप में जाना, यहाँ थे T1² अपॉन T2² इज इक्वल्स टू A1³ अपॉन A2³। कर दिया। और एक छोटा सा काम कर लेना, अगली बार आप कहाँ पहुँचेंगे, आप पहुँचेंगे ध्यान देखना, T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू A1 अपॉन A2। क्यूब रूट ले लें, क्यूब रूट लेंगे तो याद होगा जो स्क्वायर था इसकी पावर आपको लिखनी पड़ेगी, ये तो याद है ना, क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट इज रिटन एज पावर 1/2 एंड क्यूब रूट इज रिटन एज पावर 1/3। सो ऑन टेकिंग द क्यूब रूट A1/A2 इज इक्वल्स टू दिस मच। एक और लाइन आगे बढ़ें, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू दिस, और एक फाइनल आंसर चाहेंगे तो हम एक छोटे से उसमें निकाल देंगे। इसका मतलब हमारा डिस्टेंस ऑफ द सेकंड प्लेनेट निकल आएगा, और कितना निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये निकल आएगा आपका A1 तो है ही, ये इधर जाएंगे तो इनको उल्टा कर लेना, उल्टा करोगे तो हो जाएंगे T2/T1, और एक पावर, अब मैं कहाँ लिखूँ, पावर ऐसे लिख दूँ, दिख रही है भाई, थोड़ा और इधर ले आऊँ, सही है। दो लाइन में क्यूब रूट लेके इंटरचेंज कर दें, सो यू हैव कैलकुलेटेड द A2, और देखोगे वो यहाँ भी यही लिखा है, ऐसा कुछ नहीं तुम सोचो यहाँ क्या लिखा है वहाँ, वो तो मैंने आपके सामने सॉल्व करके दिखा दिया है ताकि आप क्लियर हो जाए। निकाल दें दो लाइन में, T1² अगली बार अंडर रूट लें, और A2 इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस ऑफ द सेकंड प्लेनेट कैन बी कैलकुलेटेड। सो दैट्स ऑल अबाउट द केपलर्स मेथड। क्या भी क्लियर हो जाता है, हाँ ना, देखें, कर दिया। चाहे प्रिंटेड वाला कर देना और चाहे मैंने कहा हैंड रिटन कर देना, दोनों एक ही लिखे हैं उसमें, ये नहीं सोचना कि हमें क्या करना है ना। अब हम जाते हैं एक और अगली छोटी चीज़ पर, और अब आप है मेज़रमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ प्लेनेट और ए मून। अब एक सवाल आता है, कभी आपको आसपास के किसी प्लेनेट या मून का डायमीटर निकालना हो तो क्या करेंगे। इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रोसेस, कुछ मत करें, यू हैव टू गो थ्रू ए टेलीस्कोप। जो भी आपका प्लेनेट या मैंने कहा जो भी मून है उसके दोनों डायमीटर, जो डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट होते हैं, उसके दोनों पॉइंट्स को आप एक एक करके ऑब्जर्व करें और ये बीच का एंगल मेज़र कर लें। यानी मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से इधर देखिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये आपका कोई भी प्लेनेट है या मैंने कहा मून है, लेट इट बी अ प्लेनेट और मून, आप क्या करेंगे, इसके दोनों सिरों के दोनों पॉइंट्स, ये दिख रहा होगा डायमीटर, आप टेलीज या अर्थ पे खड़े हों किसी एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर,
एक बार टेलीस्कोप से आप ऑब्ज़र्व करें ये डायमीटर का ये पॉइंट, और एक बार ऑब्ज़र्व करें संभाल के ये पॉइंट, और जैसे ही आ गया तो आप ये देखें कितने एंगल पे आपने टेलीस्कोप को घुमाया था। इधर था और इधर टेलीस्कोप घूम गया, बस ऐसे ही होगा ना, टेलीस्कोप इज टर्न लाइक दिस, हाउ मच एंगल इज़ देयर दैट इज़ टू बी नोटेड। और जैसे ही आपने एंगल नोट किया, ये ध्यान रखिएगा प्लेनेट का डिस्टेंस हम पहले निकाला है, केपलर, कोपरनिकस, पैरेलैक्स, सारे मेथड मालूम है, तो इसलिए ये मत कहना ये डिस्टेंस कैसे पता चलेगा। और डिस्टेंस निकालने बाद आया हूँ। और एक छोटी सी कहानी फिर से, क्या आपको याद है, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। बिल्कुल सही जवाब, अपॉन रेडियस। अब एक मज़ेदार बात, ये जो एस था डिस्टेंस, ये तो केपलर और कोपरनिकस कोई ना कोई बताई गया होगा। थीटा तो हमने ही टेलीस्कोप टर्न किया है, तो थीटा हमें मालूम है कितने डिग्री है, तो बचा क्या, यही बचा ना। जैसे ही एस इंटू थीटा या थीटा इंटू एस करोगे, सो यू आर कैपेबल टू नोट और कैलकुलेट द साइज ऑफ द प्लेनेट और साइज ऑफ द मून ऑल्सो। इसलिए हम यहाँ से बैठे बैठे मून का साइज़ भी निकाल लेते हैं कि दैट इज़ द डायमीटर। उसके लिए हमें मून पे जाके उसके आर पार टनल खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम सोचो यहाँ से चूहे वाला बिल बनाएंगे इधर से, फिर निकल के इधर आएंगे, बोले कितने किलोमीटर आ गए भाई साहब, बोले इतना था डायमीटर। दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। विदाउट टनलिंग द मून यू कैन कैलकुलेट द डायमीटर। सो इज़ दिस मेथड क्लियर और नॉट, ये मुझे बताएं। किसी को पल्ले पड़ा नहीं पड़ा बताओ। सर पढ़ गया। पक्का, बस बेचारी एक ही लड़की को पल्ले पड़ा है, बाकी तो खोपड़ी खुजा रहे होंगे। पढ़ गया सर। पड़ गया ठीक है, चलें दोबारा रिपीट कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी रिटर्न वर्क में आएंगे ना आ जाए, काम करें फिगर बना दें, क्वेश्चन मार्क मत बना देना, फिगर इतना इतना बना दो। हाँ हेडिंग डाल देना, मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ प्लेनेट। चलो मैं फिगर के सामने आ रहा हूँ, है ना, इधर हो जाता हूँ फिगर बना दें छोटा सा, इस सर्कुलर टाइप का प्लेनेट दिखा दें, ए बी, डायमीटर डी, डिस्टेंस दिखा देना एस, और एंगल आप शो कर देंगे थीटा, और नीचे दिखा देना अर्थ। और जैसे फिगर बन जाए वैसे ही मुझे बता दीजिएगा। एंगल ए और एंगल बी दोनों 90 डिग्री होना चाहिए ना सर? नहीं, एंगल ए और बी दोनों 90 डिग्री। एंगल ए और बी कौन से, ये 90 कैसे हो जाएंगे? दोनों 90 इसलिए नहीं होंगे बेटा क्योंकि जब आप टेलीस्कोप नॉर्मल में हम जब देख रहे होते हैं हमें ऐसा लगता है 90 है, बट हकीकत में जब आप टेलीस्कोप से देखेंगे तो आपको इतना बड़ा मून नज़र आता है। अभी तो क्या होता है, हमें मून के या कोई स्टार कैसे नज़र आता है, पॉइंट वाइज, हमें उसके दोनों डायरेक्ट दोनों जो एंड्स नज़र नहीं आते। माधव मेरी बात सुन रहे हो ना? और जब आप टेलीस्कोप से देखेंगे लाइक दिस, जैसे आप अपने घर में बैठे कोई फ़ोटो फ्रेम देखें, एक कील देखना, कील हमेशा आपको 90 डिग्री पे देखेगी क्योंकि उसका साइज़ इतना सा होता है। फ़ोटो फ्रेम देखना, फ़ोटो फ्रेम के सामने खड़े हो, नाउ दिस कॉर्नर ऑफ द फोटो फ्रेम and that corner of the photo frame you can judge that there is some angle formed। इन दोनों के बीच में हमारा कोई ना कोई एंगल फॉर्म हो रहा होगा, इसलिए हम टेलीस्कोप की हेल्प से करेंगे। समझ में आया माधव? हाँ ना, बताओ। ठीक है ना, इसलिए 90 नहीं होगा। 90 अपने को लगता है बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स में। सामने घड़ी टंगी है, मुझे छोटी सी वॉल क्लॉक टंगी है पिद्दी सी, वो मुझे 90 पे नज़र आती है, बट एक विंडो के दोनों एंड्स अलग अलग नज़र आ रहे हैं। टेलीस्कोप से एक्चुअली क्या होगा, मून विल बिकम इन साइज ऑफ विंडो। आ जाए, दोनों एंड कर दें। फिगर बना दिए सभी ने, बाकी लोगों ने मुझे बताओ। फिगर में ऐसा कुछ है ही नहीं यार जो तुम बनाते रहो, उसमें पकाना थोड़ी फिगर को, बस बनाना था छोटा सा बस। तो एक काम कर दें, बन गया सभी का?
यस सर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, दो छोटी छोटी लाइनें लिख दें, मैं ज़्यादा है तो अंडरलाइन कर देता हूँ। इसमें आप लिख दीजिएगा द पॉइंट्स ए एंड बी आर ऑब्जर्व बाय ए पावरफुल टेलीस्कोप, लिख दें, वह इतना ही लिखना जितना मैंने अंडरलाइन किया है। द पॉइंट्स ए एंड बी आर ऑब्जर्व बाय अ पावरफुल टेलीस्कोप, यही कह रहा था, एक टेलीस्कोप से दोनों सिरे ले लेना, इसलिए मैंने कहा था किसी को नहीं पल्ले पड़ा होगा तो हम एक बार फिर दिखा देंगे। और क्या कहेगा, बस पावरफुल टेलीस्कोप, फुल स्टॉप मार दें। आगे जाएगा द एंगल सबटेंडेड बाई ए बी इज मेजर्ड, जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो मेज़र कर लेंगे। ये रहा एंगल सबटेंडेड बाई ए बी इज मेजर्ड, हो गया। सेकेंड लाइन, नाउ गो फॉर द थर्ड लाइन। थर्ड लाइन आपकी कौन सी है, फ्रॉम एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, वो तो मैंने यही दिखा दी थी यार, फिर भी तुम्हें लिखना है, लिख दो। थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ओ बी, ए बी आर्क, ओ बी अरे रेडियस क्या मान रखा है, इसको डी मान रखा है, इसको एस मान रखा है, तुम्हें कुछ और मानना हो तुम कुछ और मान लेना, मुझे क्या दिक्कत है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका डी इज इक्वल्स टू निकल आएगा एस इंटू थीटा या थीटा इंटू एस, और आई होप सो अब आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब मैं किससे पूछ लूँ, एक आध बेचारा जो बिल्कुल खामोश आदमी बैठा हो बैच में, मानव सिंह, समझ में आ गया मामला। ठीक, कई बार बोल दिया अगर बीच में हैं। चलो, और कौन है, नेहल, आपको क्लियर हो गई चीज़ें आज की? ठीक है, बढ़िया। रामू वगैरह तो बोल ही लेते हैं बीच में, तो इनकी तो कोई दिक्कत है नहीं। और आशुतोष सिंह तोमर भी ठीक है, ठीक है। अंकु और बाकी अंकिता तोमर कभी कभार बीच में हटाए, एक आध बार आप भी बता दीजिए कि ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना। और चेतन सिंह भदौरिया, हाँ, तुम भी कभी कभी चेतनता का परिचय दिया करो यार। है? बता दिया करो, बिल्कुल हम हैं। चलो, तो ये तो हो गई कहानी इसकी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, और छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, ध्यान से देखें, ये आपके लिए, द पैरेलैक्स ऑफ ए हैवी बॉडी। और इतना बड़ा क्वेश्चन है, जबकि इस क्वेश्चन का कोई आंसर पिद्दी सा आंसर है, कैलकुलेशन में जरूर तुम एक आध मिनट लगा लोगे, कैलकुलेशन में तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। द पैरेलैक्स ऑफ ए हैवी बॉडी मेजर्ड फ्रॉम 2 पॉइंट्स डायमेट्रिकली अपोजिट ऑन अर्थ्स इक्वेटर। पैरेलैक्स वाला याद है, पैरेलैक्स में आप किसी को यहाँ से और यहाँ से ऐसे मेज़र करते थे, है ना, और एंगल निकालते थे। ये जो आपका है, ये बेस कहलाती थी। फॉर्मूला वही लगता था, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। कई बार तो मैं क्या करता हूँ, मेन फार्मूला छोड़ के इसी को लगा लेता हूँ, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, जल्दी याद रहता है और तुरंत निकलते हैं। क्या कह रहा है, जो आपका पैरेलैक्स आपने मेज़र किया है डायमेट्रिकली अपोजिट टू अर्थ इक्वेटर इज 60 सेकेंड, वो आपका एंगल कितना आ रहा है, 60 सेकेंड आ रहा है। तो चले, मैं आपसे कहता हूँ थीटा है 60 सेकेंड। अब एक बड़ी दिक्कत हो गई, 60 सेकेंड का मतलब क्या, ऐसा समझ में आता है, ये 60 सेकेंड है। अब 60 से डिवाइड करो तो ये बन जाएंगे मिनट, बिकॉज आपको याद होना चाहिए ईच मिनट कंसिस्ट ऑफ 60 सेकेंड्स। और फिर अब मिनट को डिवाइड करेंगे आप 60 से, तो ये बन जाएंगे डिग्री। क्या ये चीज़ याद है या नहीं? सेकंड के लिए, सेकंड को मैंने किस में कन्वर्ट किया, पहले मिनट में, और मिनट को फिर मैंने कन्वर्ट कर लिया इनटू द डिग्री। अभी ध्यान रखना, अभी भी हमारा काम नहीं चलेगा। जब डिग्री को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या आपको ऐसा याद है, फिर एक पुरानी चीज़ पूछेंगे, तो जब आप वहाँ नहीं फंसेंगे, अब आप छोटे छोटे बेसिक्स में अटकोगे। क्या आपको ऐसा याद है, ऐसे पूछना पड़ेगा, वंस अपॉन ए टाइम व्हेन वी वर स्टडीइंग द मेजरमेंट, आपको मैंने बताया था 180 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है पाई रेडियन, और 1 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है
हाँ या ना बताएं, ये याद आ जाता है। और अगर ऐसा है तो ध्यान देखें, इसलिए मैंने आराम से कर दिया है। थीटा इज इक्वल्स टू इतने डिग्री है, इसलिए ध्यान देखना थीटा इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 1 डिग्री होती है इतने रेडियन, तो इतने डिग्री इनटू कर लेना, कितने हो जाएंगे ध्यान देखना। इसलिए अब आपका, अरे इतना कैंसिलेशन तो मन में ही कर लोगे ना, 60 एक कैंसिल हो जाएगा, एक आपका बचेगा, 1/60 डिग्री बच रहा है, और इनटू पाई अपॉन 180। इसलिए मैंने पहले तो वो चीज़ निकाल दी जो आदमी भूल जाता है, पहले इतना निकाल दें, बस फिर इतने में हम अपना क्वेश्चन कर लेंगे मज़े से। जैसे ये नहीं याद हो, बगल में वो भी शो कर दीजिएगा, इसलिए मैंने लिख दिया है। कई बार हम लोग पुरानी बातें भूल जाते हैं, हालांकि हमने इसे 2 जगह अच्छे से डिस्कस किया है, 30 डिग्री 60 डिग्री इन सबको निकाल के, है ना। सर लिख दिया। कर दिया, बढ़िया। अब मैं इसको हल्का सा फिगरेटिव दिखा देता हूँ 1 सेकंड में, ताकि आपको समझ में आए। ये तो आपने निकाल दिया। ये क्या कह रहा था, रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6.4 इंटू दिस मच। आपसे कह रहा था कि आपने ये अर्थ है और यहाँ से आपने दोनों पॉइंट से एक प्लेनेट को, सॉरी एक स्टार को देखा है, और कितना एंगल बना रहा है, वो एंगल बना रहा है, चलो अब लिख देता हूँ 60 सेकेंड। ये डायमीटर आपको दिया हुआ है, क्या आपने ध्यान दिया, ये एंगल इज इक्वल्स टू हो जाएगा आर्क अपॉन रेडियस। तो बस यही हम मान लेंगे। फिर से हम क्या मानेंगे, हम मान लेते हैं, चलो यहाँ लिख देता हूँ, एज एंगल इज इक्वल्स टू होता है आर्क अपॉन, अरे रेडियस। तो एंगल आपका कितना आ रहा है, एंगल अभी मैं लिख लेता हूँ, चलो कैलकुलेट नहीं कर रहा, अभी लिख देता हूँ, पाई अपॉन 60 और इंटू 180 इज इक्वल्स टू कितना होगा, आर्क। आर्क आपके अर्थ का डायमीटर है, अर्थ की रेडियस आपको दी है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 2 इंटू ऑफ दैट, यानी 2 इंटू 6.4 इंटू 10⁻⁶। ये दिख रहा होगा, ये आपका हो गया डायमीटर, दिख रहा है ये आर्क। अर्थ का डायमीटर कितना होगा, डबल ऑफ द रेडियस। और इस डिस्टेंस को आप मान लेना s, क्योंकि जनरली हमने s ही माने हैं, तो इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया। और बस अगली बार आप s इज इक्वल्स टू, मेरा मानना है अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो मज़े से इतना कर दें, कल आप इसका आंसर चेक कर लीजिएगा, और नहीं तो मैंने कहा बाद में आप यहाँ से बगल से निकाल भी सकते हैं आराम से। आपकी सुविधा के लिए मैंने आंसर दिए हुए हैं, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना, मैं कर दूंगा। वैसे इनटू में डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि इनटू और डिवाइड में डाउट होना तो बड़ा तगड़ा काम हो जाएगा। चलो ये मामला इधर का था, कर दें मज़े से। ये जो डिस्टेंस आएगा तुम्हारा, ये काय में आएगा, ध्यान रखना, ये आएगा आपका मीटर में, और इसके बाद का है AU में कन्वर्ट करें। AU में कन्वर्ट करना बताया था, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यहाँ फिर से दी गई है, डिवाइड कर दोगे तो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, AU में। चलें पहले यहाँ तक कर दें, जैसे आप यहाँ तक कर पाएँ मुझे बताइएगा। बाकी सॉल्यूशन मैंने कहा इनटू घर पे करना है ना, तो बेटा 11th में इनटू के लिए टाइम बहुत कम रहते हैं हम लोगों के पास। यहाँ तक आप जैसे इतनी वैल्यू कौन सी है जी सर, आर की जगह 2 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 आ गया है, क्योंकि बेटा आर्क ये भी दिखाया ना, आप अर्थ से मेज़र कर रहे हैं एंगल ऑफ पैरेलैक्स। एंगल ऑफ पैरेलैक्स तो याद है, इसलिए आज दोबारा मेंशन कर दिया था। यहाँ से आपने नापा ये एंगल ऑफ पैरेलैक्स है 60 सेकेंड। अब आपकी जो डायमीटर है, ये आर्क क्या हो जाएगा, डायमीटर, ये डिस्टेंस हो गया, आर्क ये था ना बेसिस। अब ये जो आर्क है ये आपकी डायमीटर कितना होगा, तो डायमीटर ये कितना होगा, डायमीटर है आपकी अर्थ की रेडियस, तो उसका डबल करना पड़ा। कोई दिक्कत नहीं, वो डाउट पूछ लें, बस मैंने कहा अब ये मत पूछना
कि आगे इनटू कितना आएगा, वो तो हमें खुद बड़ी समस्या हो जाती है, ठीक है ना। इसलिए हम कई बार आंसर वैसे लिख देते हैं कि आप आराम से डिवाइड करके निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। चलें, हो गया सभी का, बढ़िया। आए ऐसे एक और क्वेश्चन देखिएगा, द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज दिस मच। अब ध्यान देखना, डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ ये इतना दिया है, डिस्टेंस जो है उसको आप एस से लिख रहे हैं जनरली, इसलिए मैं नोटेशन भी वो ले रहा हूँ जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। एस इज इक्वल्स टू आपको दिया है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, और आपको ये भी याद आएगा यही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। राउंड अप में हम ऐसे 1.5 ले लेते हैं कि 1.496 कौन करेगा, तो यहाँ पर एग्जैक्ट दी है। इफ़ द एंगुलर डायमीटर ऑफ द सन इज़ 2000 सेकेंड, आपसे क्या कह रहा है, एंगुलर डायमीटर ऑफ द सन कितना है, 2000 सेकेंड है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन, ये भी यही क्वेश्चन है जो अभी हम कर रहे थे, देखो ध्यान से। बस इधर मैं फिगर बना देता हूँ, ठीक। ये अपना सन, ये हो गया हमारा एस, एस मतलब डिस्टेंस, ये अर्थ कर देता हूँ, अर्थ अब गोल वोल नहीं बना रहा, ऐसे ही ठीक है, ठीक है। फिगर बना देना, जल्दी समझ में आएगा। दिख रहा है सभी को फिगर? ये कह रहा है डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज दिस मच, एस वो मैंने बगल में लिख दिया, ये डिस्टेंस है। एंगल कितना बना रहा है, एंगुलर डायमीटर, ये एंगुलर डायमीटर बना रहा है थीटा, ठीक है ना। थीटा की वैल्यू बगल में लिख देता हूँ, थीटा इज इक्वल्स टू कितना बता रहा है, 2000 सेकेंड। फिर एक महान बात आएगी, वो भी फिर से पीछे से दिखा के रिपीट करूँगा, और कह रहा है ये डायमीटर बताओ, कैसे निकालोगे डायमीटर, पहले प्रोसेस में चला जाता हूँ, देखो ध्यान से। पहले बताओ, इतना फिगर समझ में आ गया, फिगर समझ में आ रहा है। डिस्टेंस सन का इतना है, एंगुलर डायमीटर इतना है, तो जो भी जितना है वो तो वैल्यू हर क्वेश्चन में बदलेंगी। थीटा मान लिया, डायमीटर ऑफ द सन निकाल रहा है, मैंने वैल्यू बगल में लिख दी है। जैसे ही निकालना चाहेगा आप क्या करेंगे, ध्यान देखना, आप सिंपल फॉर्मूला इस्तेमाल करना। कौन सा आप बताएंगे, फ्रॉम एंगल इज इक्वल्स टू आर्क, मैं लिख देता हूँ, वैसे एक दो बार लिखेंगे उसके बाद छोड़ देंगे। यानी थीटा इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, आर्क जो इस समय आपका है कैपिटल डी, और अपॉन रेडियस यानी जो है एस। अब केवल वैल्यू रखनी है, तुम्हें दिख रहा होगा एस की वैल्यू तो बढ़िया रेडीमेड पड़ी हुई है, मज़ेदार, ठीक। थीटा की वैल्यू में दिक्कत आएगी। थीटा की वैल्यू कैसे करोगे, ध्यान है, थीटा की वैल्यू जो एक आध ने पिछला टर्न को एक आध ना लिया, उसको फिर से दिखा देता हूँ। देखो ध्यान से ही बता रहा था, थीटा जो है सेकंड में है, पहले मिनट में आएगी, फिर डिग्री में आएगी, डिग्री में भी यूज़ नहीं कर सकते, फिर आएगी रेडियन में। आओ पहले मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। थीटा इज इक्वल्स टू इतना, यानी कि आप पहले बदलेंगे सेकंड को मिनट में, मिनट को बदला डिग्री में, ये डिग्री हो गई, अभी तो डिग्री हुई है, इसलिए इज इक्वल्स टू हो जाएगी, चाहो तो 2 0 कैंसिल कर लें, कितना हो जाएगा 20/36, ठीक है, छोटा हो गया ना थोड़ा लिखने में। ये होगा आपका, ये दिख रहा है, और इनटू किससे करना पड़ेगा, π/180 से, तो चली जाएगी रेडियन में, इसलिए बिल्कुल पूरा लिख दिया है, इनटू। अब समझ में आ गया होगा, शुरुआत में आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ाई थी, इसीलिए पढ़ा रहे थे मनोरंजन के लिए। तो ये आ गए रेडियन, तो पहले तो जी बिल्कुल, क्योंकि जब भी आप एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस लेंगे तो सर्कुलर सिस्टम में रेडियन में मेजरमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके लिए एक लेक्चर कौन सा देख लेंगे, चाहो तो चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे चले आ रहा है, उस पर मिल जाएगा। एक बेसिक्स में शुरुआत में पहले ही लेक्चर है वो, ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के नाम का, उसको एक बार चेक कर लेना। एंगल आपको रेडियन में लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, डिग्री में कभी मत ले लीजिएगा, ठीक है ना। और इसका प्रूफ भी दिखाया था कि एक पूरे सर्कल का एंगल 2π या पाई होता है। क्यों? क्योंकि पूरे सर्कल पे जाओगे तो पूरे सर्कल का आर्क होता है 2π r, रेडियस होती है r, तो इसलिए पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है 2π रेडियन, आधे सर्कल का कितना होगा पाई रेडियन। तो एंगुलर सिस्टम फॉलो कर, बस आप तो कर लोगे। थीटा दिख रहा होगा इसलिए मैंने बगल में दिखा दिया, हम कैलकुलेशन नहीं कर रहा। थीटा रख देना, एस दे रख दोगे, अब तो कर लोगे। और एक आध लाइन लिखूँ,
चलो और लिख देता हूँ, डी बराबर हो जाएगा एस थीटा, और क्या कर दूँ यार, इतना बहुत है। एक 11th में मतलब जिसने सेलेक्ट किया है, चलो ये लो एस, और थीटा कितनी थी, थीटा ये रही। मैं तो पूरी लिख देता हूँ, तुम मज़े से बाद में सॉल्व करते रहना। हो गए, ये लो इनटू कर लेना, मैंने फिर कहा कर दें आराम से क्वेश्चन। बस आंसर पे मत जाइएगा, आंसर वो आप निकाल लेंगे, आंसर की चिंता मत करना। इनटू डिवाइड में टाइम हम वेस्ट नहीं करते। मेथोडोलॉजी आपको साफ समझ में आ जाए, इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर पूछिएगा। पूछने के लिए आप स्वतंत्र हैं, इसलिए हमने स्पीकर से इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट्स व्हाई यू कैन आस्क फ्रिक्वेंटली। हाँ, शर्त ये है कि आपका नेट कनेक्शन गरीबों वाला ना हो, आइडिया वाला। बोलो सुयश, तुम क्या कहना चाह रहे हो? कुछ नहीं आगे। हाँ, तो पूछने के लिए ज़रूरी है ना, तुम सस्ते नेट पे बैठे होगे, तुम पूछोगे अंदर आवाज़ ही नहीं आती। चलें, इंटू डिवाइड कर लेना। क्या आपने कर दिया इतना नोट? हाँ या ना बताएं, और विद फिगर करना। किसी को भी कोई डाउट हो विद फिगर करना, उससे बिल्कुल साफ समझ में आएंगे हम क्या क्या करते हुए जा रहे हैं। ठीक, और जब कर लें तो मुझे बताइएगा। हो गए? यस सर। चलो मान लेंगे, बाकियों के भी हो गए होंगे ज़्यादातर के, बढ़िया। अब ऐसे आप दो सस्ते सस्ते क्वेश्चन हम बता दें, आपकी शीट में दिए हैं, इनको अब आप करेंगे। ध्यान देंगे, इनको मैं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। एंगुलर डायमीटर ऑफ द जुपिटर इज़ 36 सेकेंड, ये भी कर रहे थे। सन का एंगुलर डायमीटर दिया था, अब की बार जुपिटर का एंगल दिया हुआ है 36 सेकेंड, फिर वही डिग्री मिनट में कन्वर्ट करके रेडियन तक जाओगे तो आराम से है ना 2 स्टेप में जाओ। मेरा ये कहना रहता है पहले आप सही सही करना सीखें। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्यूरेसी, देन द स्पीड। एक्यूरेटली करना 2 स्टेप में सीख लें, फिर उसको डायरेक्ट 1 स्टेप में निकाल लेना। फिर कह रहा है डिस्टेंस ऑफ द जुपिटर इज दिस मच। डिस्टेंस ऑफ जुपिटर दिख रहा होगा, एस दिया हुआ है, वही क्वेश्चन है। ध्यान देखो, एंगल और एंगुलर डायमीटर ये दिया है, डिस्टेंस दिया है, और डायमीटर ऑफ द जुपिटर निकालिए, यही क्वेश्चन रिपीट है विद द चेंज ऑफ वैल्यूज़। कर लेंगे आप इसको, हाँ ना मुझे बताएं। ठीक, अब एक नेक्स्ट देखें, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। एंगल ऑफ एलोंगेशन ऑफ द प्लेनेट इज़ 24 डिग्री। एंगल ऑफ एलोंगेशन यार कहाँ पे अपने को लगा था? एंगल ऑफ एलोंगेशन कौन से मेथड में लगा था? किसी को याद है एंगल ऑफ एलोंगेशन का इस्तेमाल हम कहाँ कर रहे थे? सर कोपरनिकस। कोपरनिकस मेथड में, आप बिल्कुल सही हैं। कोपरनिकस मेथड में एप्सिलॉन आपको दिया है, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू दिया है 24 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द मरकरी फ्रॉम द सन। तो मरकरी फ्रॉम द सन मतलब समझ में आ रहा होगा, मुझे पता लगाना है मरकरी प्लेनेट है, तो अभी मैं लिख देता हूँ मरकरी फ्रॉम द सन यानी RPS। द डिस्टेंस ऑफ मरकरी फ्रॉम द अर्थ, तो मरकरी प्लेनेट है इसलिए मरकरी को P लिख दिया है। कोई ये नहीं कहना मरकरी था परकरी कब से हो गया, और ये हो गया अर्थ। ठीक है ना? क्या आपको ध्यान है? पीछे पलट के देखें, RPS की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, फुर्ती से देखें। नहीं मिले किसी को? RPS इज इक्वल्स टू साइन एप्सिलॉन AU। इसलिए मैंने कहा पीछे पलट के अपनी कॉपी देखो, मिल जाएगी। RPS इज इक्वल्स टू कितना है? साइन एप्सिलॉन AU, यानी ये बराबर हो जाएगा साइन ऑफ 24 डिग्री, इतने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और जब इतने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएंगे तो पहले तो साइन 24 निकाल देते हैं। साइन 24 कैसे निकालोगे? साइन 24 ऐसे आएंगे, अगर होंगे
अपने पास तो निकल ही आएंगे। अपने पास कैलकुलेटर नाम की चीज़ कहाँ थी? अपने को चाहिए साइन और साथ में चाहिए 24। ठीक, कितना आ रहा है साइन 24 और इतनी लंबी वैल्यू? ठीक है, ये ठीक दिख रही है 0.4067, यानी 0.41 ले लेता हूँ। चाहो तो दिख रही होगी यार तुम लोगों की वैल्यू, नज़र आ रही है? 0.4061 की जो देखने आ रही नहीं आ रही? यस सर, आ रही है। आ रही, बढ़िया। चलो 0.4061 की जगह 0.41 ले लेता हूँ, है ना। चलो 0.41 लेंगे अभी अपन इसको, तो ये अपना कितना हो गया? ये हो गया अपना 0.41 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर आप चाहें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में ये आंसर नंबर फर्स्ट, या आप कह सकते हैं, ध्यान देखना, और ये बराबर हो जाएगा 0.41 इंटू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। याद है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट थी, अब तो कर लोगे। अब इसका सेकंड पार्ट आप अपने आप कर लेंगे, क्योंकि वो आपका कैसे निकलेगा? वो आपका होगा cos एप्सिलॉन AU। ठीक, पहला नोट कर दें फुर्ती से। फर्स्ट पार्ट आंसर तुम कहोगे मल्टीप्लाई, वो तो सामने रखा है। ये हो गया हमारा A और ये हम जाएंगे B। पहले यहाँ तक नोट कर दें, फिर मैं cos 24 की वैल्यू भी आपको देख के बता दूंगा। हो गया? 0.41 AU है, और चाहो तो AU को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। AU की वैल्यू इतनी गंदी वाली याद नहीं रखनी हो तो 1.5 कर लेना, सिंपल वैल्यू है ना, राउंड अप कर लेते हैं बस। cos 24 और अपने को चाहिए, cos 24 कितना होगा ये भी हाल पता लगाते हैं। अपने को चाहिए cos का 24, तो cos का 24 अपना है 0.913। ठीक, 0.913, और ये अपना आ गया, ये रहा, ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0.913 AU। ठीक, और अगर आप इसे मीटर में निकालना चाहें तो आप पास ऑप्शन है ही, अब तो मीटर का ऑप्शन दिख ही रहा होगा, काय से मल्टीप्लाई कर सकते हो और करके, ठीक है, या और आप कर सकते हो 0.913 इंटू 1.496 नहीं करना हो तो राउंड अप कर लेना, इतने मीटर निकल आएंगे, ख़त्म कर दें मज़े से। इंटू घर पे करके चेक कर लीजिएगा क्या इतना आ रहा है या नहीं, बस। अब कोई किसी को बहुत बड़ी शंका हो तो मुझे बताओ। ठीक, चलें, यहाँ तक सभी ने कर दिया? यस सर। ठीक है, अब आपको एक छोटा सा होमवर्क सौंप देता हूँ। ये वो वाला होमवर्क मत कहना कि हमें इनकी वैल्यू निकालनी है, ये तो हम माने चलते हैं कि आप क्लास अटेंड कर रहे हैं और आप एक पढ़ने की इच्छा वाले स्टूडेंट हैं, तो इनको तो इंटू करके आप चेक कर ही लेंगे। इट डजेंट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द होमवर्क, ये हम होमवर्क नहीं देते, तो मान के चलते हैं कि आप भैया कर ही लेंगे। एक्चुअली क्या है, हमें बस दो छोटे छोटे मेथड और पढ़ने हैं। मेज़रमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, आपको जो मैंने शीट भेजी है, आपके ग्रुप में एक PDF डाला हुआ है, उसमें आप देखेंगे एटॉमिक रेडियस बाय एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, ये आपको अगले टर्न पे मुझे कराना है। और इसके बाद मुझे कराना है एक मॉलिक्यूलर लेयर मेथड। होमवर्क आपका ये है, मैं एक बहुत छोटा सा काम सौंप रहा हूँ, मुझे लग रहा है शायद आप कर ले आएंगे। और वो काम ये है कि इन दोनों मेथड्स को जो अभी आप कॉपी बनाए हुए हैं, उस कॉपी में आप इन दोनों को नोट कर देना। अच्छा, अभी समझने की बात मत करना कि हमें समझ में आएंगे नहीं है, मैंने क्या कहा, आप केवल नोट कर देना। इससे फ़ायदा समझ में आ रहा है क्या होगा? अगले टर्न पर हम आपके नोट करने के लिए नहीं रोकेंगे, क्योंकि आप लिखे बैठे होंगे। मैं इसको सिंपल क्या करूँगा, जो प्लेन थ्योरी है तो इसको 2 बार में मज़े से एक्सप्लेन कर दूंगा, तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से आपकी एंड अप हो जाएगी। तो बताएं, कोई एग्री करते हैं मुझसे या कोई डाउट है इसमें?
सर एग्री। एग्री, केवल आपको लिख देना है, उसमें दिमाग मत चलाना है बोले क्या है, हमें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, भी समझाने के लिए हम है ना, नेक्स्ट राउंड में हम समझा ही लेंगे मज़े से। आप तो केवल उसको बस नोट कर देना, तो उससे कि थोड़ा सा टाइम अपना यहाँ का बच जाएगा। और खट 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 भाई थ्योरेटिकल है, क्योंकि अब जो इसके बाद चीज़ें आएंगी वो एक्चुअल फिजिक्स धीरे धीरे हम घुसना शुरू होंगे, ठीक है ना। और यहाँ तक कि आपसे आग्रह रहेगा एक बार रिवाइज़ कर लें पूरा मेज़रमेंट का टॉपिक, क्वेश्चन से एक बार अच्छे से समझ लें, कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट में कोई दिक्कत हो तो भी उनको कर लें। हालांकि आप 11th में हैं, जब आप ऑफलाइन क्लासेस में आएंगे टॉपिक दोबारा रिवाइज होंगे, लेकिन मेरा मानना है दौड़ में दूसरों से आगे होने के लिए फ़िलहाल इतना तो करते जाएं कि आपकी एक कम से कम 50-60% बेस तैयार हो। आप जब अगली बार क्लास में बैठें ऑफलाइन में और हम इसको दोबारा कभी पढ़ाएं तो आपको बिल्कुल ऐसा लगे बोले हाँ ये तो अपना खटाखट खटाखट आता जा रहा है, ठीक है ना। चलें अब यहाँ पर हम विराम ले लेते हैं। और कोई किसी को शंका? नो सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग निकिता। जय हिंद सर। जय हिंद।